नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों हिंदी में प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में। यहाँ पर आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और 30 के 30 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जिन प्रश्नों को समझाने लायक होगा उनको समझाया जाएगा, तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यहाँ पर आप आपका आकलन कर सकते हैं कि इस तरीके से यदि आपके सामने 30 प्रश्न आ जाएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो कमेंट से के माध्यम से बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए, तो कमेंट से के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे ऐप से टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर ऐप से को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं पर आपको 1 या 2 दिन में ये PDF देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चितंबरा किसकी कविताओं का संग्रह। यहाँ पर आपको बताना है जो चितंबरा है एक कविता है, इसके लेखक कौन है इसके बारे में आपको बताना है। निराला है, अज्ञेय है, सुमित्रा नंदन पंत है या फिर नागार्जुन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा चितंबरा लिखी गई थी जो कि एक कविता है। चलिए अगला प्रश्न है, चारु चंद्रलेख शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। यहाँ पर चारु चंद्रलेख जो कि एक उपन्यास है, इसके लेखक के बारे में आपको बताना है कौन है। जैनेन्द्र कुमार है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, प्रेमचंद है या फिर अमृतलाल नागर है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी चारु चंद्रलेख जो कि एक उपन्यास है इसके लेखक है। और भी दोस्तों इनके उपन्यास है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पौधा और पुनर्वा, ये तीनों भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली शीर्षक नाटक किसकी रचना है। यहाँ पर सिंदूर की होली जो कि एक नाटक है, इसके रचनाकार आपको बताना है कौन है। लक्ष्मी नारायण लाल है, जगदीश चंद्र माथुर है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है या फिर उपेंद्र नाथ अस्क है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली जो कि एक नाटक है इसके रचनाकार है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से वो कौन सी रचना है जो कि तुलसीदास जी की नहीं है। पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, रुक्मणी मंगल या फिर जानकी मंगल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा रुक्मणी मंगल। जो रुक्मणी मंगल है दोस्तों, यह रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की नहीं है। पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली और जानकी मंगल, ये तीनों ही रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की है। रुक्मणी मंगल गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना नहीं है, यह रचना नंदन दास की। याद रखिएगा, यहाँ जो रचना है ये किसकी है, नंदन दास की है, यह आपको याद में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, राजा नीर बसियाँ किस विधा की रचना है। एक कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या फिर कविता है। यहाँ पर राजा नीर बसियाँ के बारे में आपको बताना है, तो राइट आंसर होगा हमारा कहानी। याद रखिएगा, जो राजा नीर बसियाँ हैं ये एक कहानी है। अब बात आती है कि इसके रचिता कौन है। तो याद रखिएगा, जो राजा नीर बसियाँ हैं इसके रचिता कमलेश्वर है। राजा नीर बसियाँ के रचिता कमलेश्वर हैं और ये एक कहानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मोहन राकेश की है। इंपॉर्टेंट है, मोहन राकेश से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अंधेरे बंद कमरे हैं, चीड़ों पर चांदनी है, हरी घास पर क्षण भरे या फिर कितने पाकिस्तान हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अंधेरे बंद कमरे। याद रखिएगा, अंधेरे बंद कमरे जो रचना है ये मोहन राकेश की है। अब बात आती है कि चीड़ों पर चांदनी, हरी घास पर क्षण भर और कितने पाकिस्तान, ये किसकी रचना है। तो याद रखिएगा, चीड़ों पर चांदनी की बात आए तो ये निर्मल वर्मा की रचना है। हरी घास पर क्षण भर के बारे में पूछा जाए तो यह रचना अज्ञेय जी की है। और कितने पाकिस्तान की पूछ जाए कि यहाँ रचना किसकी है, तो याद रखिएगा यहाँ रचना कमलेश्वर की है। याद रखिएगा, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, अंधेरे बंद कमरे राकेश मोहन की रचना है, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना है, हरी घास पर पल भर ये अज्ञेय जी की रचना है और कितने पाकिस्तान ये कमलेश्वर की रचना है। तो इन चारों रचनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न है हमारा, प्रिय प्रवास किसकी काव्य कृति है। इंपॉर्टेंट है, प्रिय प्रवास आपको बताना है इसकी ये किसकी काव्य कृति है। मैथिली शरण गुप्त की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की है, श्रीधर पाठक की है या फिर रामधारी सिंह दिनकर की है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की काव्य कृति है प्रिय प्रवास। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी रचना भगवती चरण वर्मा की है। यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सी रचना है जो भगवती चरण वर्मा की है। चारुमित्रा है, चित्रागंधा है,
चित्रलेखा है या फिर रश्मि रथी है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा चित्रलेखा। चित्रलेखा जो कि एक उपन्यास है, ये भगवती चरण वर्मा की रचना है। चारुमित्रा की बात करें तो यहाँ रचना राजकुमारी वर्मा की है। चित्रागंधा की बात करें जो कि एक नाटक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। और रश्मि रथी की बात करें तो ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई रचना है। तो इन चारों रचनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजा नीरबसिया शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा। आपको कमेंट्स के माध्यम से इसका आंसर देना है कि राजा नीरबसिया शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। प्रेमचंद है, भगवती चरण वर्मा है, कमलेश्वर है या फिर जयेंद्र कुमार है? इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको कमेंट्स में आंसर देना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली जो कि एक नाटक है, इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है, जगदीश चंद्र माथुर है या फिर राजकुमार वर्मा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली जो कि एक नाटक है, इसके लेखक है। चलिए अगला प्रश्न है, शिलापंख चमकीले जो कि एक कविता संग्रह है, इसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, निराला है, माखनलाल चतुर्वेदी है या फिर गिरजा कुमार माथुर है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा गिरजा कुमार माथुर। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिलापंख चमकीले जो कि एक कविता संग्रह है, इसके रचिता गिरजा कुमार माथुर है। चलिए अगला प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सरल भी प्रश्न है क्योंकि आपने बचपन में इस कहानी को पढ़ा होगा। ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है? और जहाँ तक मुझे लगता है सभी को इसका आंसर पता होगा। ईसा अल्लाह खां है, प्रेमचंद है, शरत चंद्र है या फिर रविंद्रनाथ टैगोर है? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है? प्रेमचंद है। चलिए अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। प्रश्न में पूछा गया है वो कौन सी रचना है जो तुलसीदास जी की नहीं है? बरवे रामायण, रसमंजरी, रामलला नहछू या फिर विनय पत्रिका? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा रसमंजरी। याद रखिएगा, रसमंजरी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। बरवे रामायण, रामलला नहछू और विनय पत्रिका ये तीनों ही रचना तुलसीदास जी की है। अब बात आती है कि जब ये रसमंजरी तुलसीदास जी की रचना नहीं है तो फिर किसकी है? तो याद रखिएगा, ये नंदन दास की रचना है रसमंजरी। इन्होंने टोटल 5 मंजरी बताई हैं। कौन कौन सी बताई है? रूप मंजरी, मान मंजरी, व्यह मंजरी, ज्ञान मंजरी और अनेकार्थ मंजरी। याद रखिएगा, इन्होंने टोटल कितनी मंजरी बताई है? 5 बताई है। किसने? नंदन दास ने। और टोटल 5 मंजरी के बारे में आपको बता चुका हूँ जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? रस मंजरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा शीर्षक जीवनी के लेखक कौन है? नरेश मेहता है, कांति कुमार जैन है, विष्णु प्रभाकर है या फिर अशोक वाजपेयी है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आवारा मसीहा जो कि एक जीवनी है, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर है। याद रखेगा, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है आवारा मसीहा जो कि एक जीवनी है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संशय की एक रात शीर्षक काव्य कृति किसकी है? दुष्यंत कुमार की है, रामेश्वर शुक्ल अचल की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है या फिर नरेश मेहता की है? इंपोर्टेंट है, संशय की एक रात जो कि काव्य कृति है, इसके लेखक नरेश मेहता है। याद रखिएगा, नरेश मेहता द्वारा लिखी गई थी संशय की एक रात। तो राइट आंसर हमारा 4th वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी जो कि एक उपन्यास है, इसके लेखक के बारे में आपको बताना है कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है, चतुर्सेन शास्त्री है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है या फिर रागे राघव है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मृगनयनी उपन्यास के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर हमारा वृंदावन लाल वर्मा हो जाएगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा, वृंदावन लाल वर्मा द्वारा मृगनयनी उपन्यास लिखा गया। यहाँ पर अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस नाटक के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है, मोहन राकेश है, भीष्म साहनी है या फिर लक्ष्मी नारायण नाल है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मोहन राकेश। मोहन राकेश लहरों के राजहंस जो कि एक नाटक है, इसके लेखक है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी रचना आचार्य केशवदास की है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है आचार्य केशवदास के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है? रस तरंगिनी, कवित्र रत्नाकर, विज्ञान गीता या फिर बरवे रामायण? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा विज्ञान गीता। विज्ञान गीता राइट आंसर होगा। ये आचार्य केशवदास द्वारा लिखी गई है तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है,
आदिकाल के लिए वीरगाथा का नाम किसने प्रस्तावित किया था? डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने, महापंडित राहुल साकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम प्रस्तावित किया। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए मैंने पत्रिका से संबंधित एक ट्रिक बनाई है जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई बटन पर भी आप देख सकते हैं। जितने भी पत्रिकाएं हैं इंपॉर्टेंट सभी पत्रिकाओं की आपको एक शानदार ट्रिक मिल जाएगी। यहाँ पर आनंद कादम्बनी के संपादक के बारे में पूछा गया है, कौन है? बाबू महादेव सेठ है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है या फिर अंबिका प्रसाद व्यास है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बनी के संपादक थे। अब बात आती है कि इस जो पत्रिका है आनंद कादम्बनी, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, कौन सी पत्रिका थी और ये कहाँ से निकलती थी? तो याद रखिएगा आनंद कादम्बनी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1881 है और ये मिर्ज़ापुर से निकलती थी और ये एक मासिक पत्रिका है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा 2 पत्रिकाओं का निर्माण किया था। इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था। पहली है आनंद कादम्बनी जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, दूसरी है नागरी नीरद। याद रखिएगा जो दूसरी पत्रिका है वो है इनकी नागरी नीरद। और अब बात आती है कि नागरी नीरद का जो प्रकाशन वर्ष कौन सा है वो ये कहाँ से निकलती थी? तो आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद ये दोनों ही मिर्ज़ापुर से निकलती थी और आनंद कादम्बनी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1881 है और नागरी नीरद का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1893 है। तो इन दोनों पत्रिकाओं के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? यहाँ पर जो नहीं पढ़ा है उसको भी इस पंक्ति के बारे में पता होगा और जो पढ़ा है उसको भी इस पंक्ति के बारे में पता होगा। काफ़ी पॉपुलर पंक्ति है, सभी ने इस पंक्ति के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा, सोहन लाल द्विवेदी द्वारा या फिर राम नरेश त्रिपाठी द्वारा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वहाँ तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। इंपोर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? इंपोर्टेंट है। आदिकाल का माना जाता है, भक्ति काल का, रीतिकाल का या फिर भारतेंदु काल का? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा घनानंद को रीतिकाल का कवि माना जाता है। याद रखिएगा घनानंद जी को रीतिकाल का कवि माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन का उपनाम है। यहाँ पर आपको उपनाम बताना है। सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन का क्या उपनाम है? हरियोध है, निराला है, अज्ञेय है या फिर गुलेरी है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अज्ञेय। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन का उपनाम है। अब बात आती है कि हरियोध, निराला और गुलेरी ये तीनों किसके उपनाम हैं? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हरियोध की बात कर लेते हैं। हरियोध अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम है। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है। गुलेरी चंद्रधर शर्मा का उपनाम है। याद रखिएगा इन चारों विकल्पों को एक बार फिर दोहरा देता हूँ। हरियोध अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम है। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन का उपनाम है और गुलेरी चंद्रधर शर्मा का उपनाम है। तो इन चारों विकल्पों को या फिर इन चारों उपनामों को आपको याद में रखना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, बिहारी के प्रसिद्ध है क्या है? कवित है, सवेया है, पद है या फिर दोहा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा बिहारी के जो प्रसिद्ध है वो क्या है? दोहा है। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? इंपोर्टेंट है। अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या फिर राजस्थानी में? तो राइट आंसर होगा हमारा ब्रज भाषा में। याद रखिएगा सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की है। तो यहाँ पर 2nd वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। बीजक किसकी रचना है? ये भी इम्पोर्टेंट है। शुरू की है सूरदास की है, तुलसीदास जी की है, कबीरदास जी की है या फिर जायसी की है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कबीरदास जी की। जो बीजक जो रचना है दोस्तों ये कबीरदास जी की है। यहाँ पर 3रा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है,
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में पूछा गया है कि इन्होंने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, चारण काल की, आदिकाल की, वीर काल की या फिर बीज वपन काल की। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक के बारे में पूछा गया है। बाबू श्याम सुंदर दास है, देवेंद्र सत्यार्थी है, हरिवंश राय बच्चन है या फिर जयशंकर प्रसाद है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बाबू श्याम सुंदर दास, ये आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक है। अब पहली आत्मकथा कौन सी है यदि पूछ लिया जाए कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा जो कि बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई, उस आत्मकथा के बारे में बताइए कि वो आत्मकथा कौन सी है। तो याद रखिएगा वहाँ आत्मकथा का नाम मेरी आत्मकहानी है, जो कि 1941 में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, जो कि बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ प्रश्न धर्मवीर भारती है, शमशेर बहादुर सिंह है, रघुवीर सहाय है या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। और यहाँ पर अगला और लास्ट प्रश्न है, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्ति है। यहाँ पर जो मैंने अभी पंक्ति पढ़ी इसके बारे में आपको बताना है, ये किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई है। तुलसीदास जी के द्वारा, कबीर दास जी के द्वारा, केशव दास जी के द्वारा या फिर सूरदास जी के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये जो पंक्ति लिखी गई है या फिर इस पंक्ति के जो रचनाकार है वो कबीर दास जी है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। और यही हमारे जो 30 प्रश्न थे प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित, तो वो यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर ऐप्स को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।